दोस्तों नमस्कार। राजनीति भी बड़ी गजब चीज है। इस देश की गरीबी भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस देश की रईसी भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस देश के भीतर असमानता भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस देश के मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार युवक हो, सभी अगर सत्ता का हथियार बनकर चुनाव के वक्त वोट पाने लगे तो फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं। 2024 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर अगर वोट डालने जाएंगे तो उसमें से तकरीबन 90 करोड़ वोटर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को ही वोट डालेंगे। आप कहेंगे यह बड़ी असंभव सी चीज है, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो अगर यह संभव नहीं है तो इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कोई सवाल आप कहीं सुन क्यों नहीं पाते हैं? इस देश के भीतर जो मौजूदा हालात हैं उन हालातों को लेकर कोई सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, अखबारों के पन्नों पर या फिर विपक्ष के नेताओं के जरिए भी उभर कर सामने आता क्यों नहीं है? किसी भी शक्ल में यकीनी तौर पर कोई भी कह सकता है यह फालतू की बात है, यह बेकार की बातें हैं, मुद्दे हैं नहीं और देश चकाचौंध में समा चुका है, इंतजार कीजिए हम विकसित हो जाएंगे। तो फिर यह कहने में हर्ज क्या है कि 90 करोड़ वोट अगले चुनाव में सरकार को मिल जाएंगे? कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं जिस मुद्दे के आश्रय इस देश में राजनीतिक तौर पर कोई लकीर कोई खींच पाए। 2014 में मोदी जब सत्ता में आई थी बहुमत के साथ कितने वोट मिले थे? उस समय वोटों की तादाद 17 करोड़ 16 लाख थी। कुल कितने वोटर थे? तकरीबन 83 करोड़। 2019 में उसमें तकरीबन 5 करोड़ 74 लाख वोट का और इजाफा हो गया। इस देश में उस वक्त 91 करोड़ वोटर थे। 2019 में बीजेपी को मिले 22 करोड़ 90 लाख वोट। लेकिन उस दौर में बहुत सारे मुद्दे रेंगते थे। याद कीजिए तो 2014 के चुनाव में तो कांग्रेस की सत्ता के दौर के तमाम घपले घोटाले रेंग रहे थे और लगातार नारों की शक्ल में वह लोगों के जहन में चलते चले गए और बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 में क्या हुआ? उस दौर में लोगों के जहन में नोटबंदी थी, उस दौर में लोगों के जहन में जीएसटी थी, जिसको गब्बर सिंह टैक्स के तौर पर भी राजनीतिक दलों ने उछाला या कहे कांग्रेस ने उछाला। और उस दौर में याद कीजिए तो राफेल को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, उसमें कितनी कमीशन ली गई, कई मुद्दे और थे। लेकिन इन मुद्दों के बावजूद भी तकरीबन 5.5 करोड़ वोट ज्यादा बीजेपी को मिल गए। लेकिन अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के भीतर और उसके बाद की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री गरीबी की हक में खड़े हैं। वो कह रहे हैं जो गरीब है वही उनके लिए वीआईपी है। इस देश का रईस इस देश की नीतियों के आश्रय वीआईपी है। इस देश का कॉरपोरेट सरकार की पॉलिसी के तहत उनका वीआईपी है और इस देश का गरीब भी मौजूदा सत्ता के लिए वीवीआईपी है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जब गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़े हो और गरीब बोल रहा हो वाह वाह, तो हमें लगता है कि आज इस देश के भीतर में जितनी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के एक एक पन्नों को अगर सरकारी फाइलों के जरिए खोलिएगा तो आप कह पाएंगे कि वाकई 100 करोड़ वोटरों में से 90 करोड़ वोट तो बीजेपी के हक में ही जाएंगे। और यह दूर की बात है कि 300 सीट, 400 सीट या 500 सीट, इसका कोई मतलब बचता नहीं है, क्योंकि सामने वाले को लेकर कोई सवाल नहीं और सामने वाले का कोई सवाल नहीं। तो इन परिस्थितियों में फाइल जो सरकारी है उसके भीतर योजनाओं की फहरिस्त में किसे कितना लाभ हुआ है, हमें लगता है आज इसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे यह आवाज क्यों लग रही है कि 100 करोड़ वोटरों में से 90 करोड़ वोटर बीजेपी के हक में हैं। और आप जो सोचते हैं कि आपके अच्छे दिन नहीं आए और बीते 10 बरस से आप सोच रहे हैं, तो यह आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन आ चुके हैं। उसका एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। गरीबों के बीच, इस देश के मुफलिसी के बीच प्रधानमंत्री गरीबों की सेवा करते हुए जब नजर आए और बोलें तो इसका मतलब बहुत साफ है, अच्छे दिन तो आ चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो सुनिए प्रधानमंत्री का लोगों से संवाद बनाते हुए यह कहना। दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है,
चीन को कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। कुछ भी तो गलत नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। इससे पहले किस प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत थी या इतनी ताकत थी या उनके पास इतना बड़ा बजट था कि इस देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में वह अनाज दे सकें? क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा भी होगा? नहीं सोचा। क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में हर बरस 6,000 रुपए पहुंच जाएं और अब तक तकरीबन 2,60,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री बांट चुके हैं? इससे पहले किसने सोचा? और इसी फहरिस्त में मुद्रा योजना इस देश के बेरोजगारों के बीच पैसा बांटने की परिस्थिति, क्या इससे पहले किसी ने कल्पना भी की होगी कि इस देश के 44 करोड़ 55 लाख युवाओं को इस देश में कर्ज सरकार ने नहीं दिया बल्कि मुद्रा योजना के तहत मदद दे डाली, और वो रकम 2015 से जो शुरू होती है वह 25 करोड़ 54 लाख रुपए की स्थिति में आ जाती है। यानी 25 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम मुद्रा योजना में इस देश के 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में जब पैसा दिया जा रहा है तो फिर, और सब पैसा जब लोगों तक पहुंच रहा है तो बेरोजगारी मायने कहां रखती है? बरस दर बरस सरकार के आंकड़े अगर देखते चले जाएंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। एवरेज निकालिएगा तो हर बरस तकरीबन 4 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया और वो पैसा तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ के बीच का बांटा गया। इसके बावजूद भी आप बेरोजगारी का जिक्र करेंगे। अब तो आपके पास पैसा है, आप दूसरों को रोजगार दे पाने की स्थिति में हैं, तो फिर कैसी बेरोजगारी? और जिस बात का हमने किसानों को लेकर जिक्र किया, किसान सम्मान निधि, यानी सम्मान निधि सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री बटन दबाकर आपके खातों में पैसा पहुंचा रहे हैं, और आपके भीतर कोई सवाल इस बात को लेकर हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं, आपकी आय नहीं बढ़ी और किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? ये सवाल बेकार के हैं। सरकार के लिए यही हथियार है और इसी के आसरे इस देश में सत्ता चलती है। हाल में यानी पिछले दिनों, याद कीजिए, फरवरी के महीने में इसी बरस सरकार ने विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। उस योजना के तहत सरकार खुद बता रही है कि उसके पास तकरीबन 27 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं। एग्जैक्ट जानकारी 27,04,268 एप्लीकेशन सरकार के पास पहुंच गई। यह अलग मसला है कि मिनिस्ट्री उस पर अभी बैठी हुई है और उसने सिर्फ 24,339 एप्लीकेशन की स्वीकृति दी है। लेकिन 27 लाख का मतलब है कि इस देश के भीतर अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों के भीतर से इतनी बड़ी तादाद में हुनरमंद मजदूरों को पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक। फिर मुश्किल क्या है? और गरीब मजदूरों को 3 लाख रुपए का लोन सरकार दे रही है इसी योजना के तहत, तो मुश्किल क्या है? अगर मुश्किल नहीं है तो फिर सोचिए, आप घर का जिक्र कर रहे थे, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस रूप में कहा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सैंक्शन किया गया उसमें 1 करोड़ 18,63,000 घर सैंक्शन है। जो दिए जा चुके हैं वह 1 करोड़ 13,43,000 घर दिए जा चुके हैं, और इस बीच में जो बन चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 78,27,000। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास घर पहुंच चुके हैं, तो यह वोट कहां जाएगा? घर मिल गया, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया, जो गरीब हैं उनके पास अनाज पहुंच गया, और क्या चाहिए? फहरिस्त तो बड़ी लंबी है और इस देश के भीतर कोई समुदाय बचेगा नहीं जब हम गिनाना शुरू करेंगे कि कमोवेश हर किसी के लिए सरकार ने पैसा रख रखा है।
वो पैसा सीधे बैंक में जाए, आपके पास पहुंचे, आपको राहत और रियायत दे दे। आप कहेंगे उज्ज्वला योजना, जी सरकार खुद कहती है कि 9 करोड़ 59 लाख लोगों को जो बीपीएल के नीचे थे उनको फ्री में इस दौर में सिलेंडर दिया गया, जो सोच नहीं सकते थे, कोयले के भीतर रहते थे, लकड़ियों को जलाते थे। तो फिर ये वोट कहां जाएगा? ये वोट सरकार के ही पास जाएगा। और अगर जोड़ते चले जाइएगा तो उसमें स्वास्थ्य बीमा योजना को भी जोड़ लीजिए। लगभग 30,000 लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में, 30,000 रुपए उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको फायदा हो चुका। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना भारत, वह तो एक अलग किस्सा है। उसके दायरे में इस देश के भीतर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। सरकार के हिसाब से अभी 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों के जरिए और मिनिस्ट्री के जरिए जब डाटा कलेक्ट कीजिएगा तो 2.5 करोड़ पार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो दूर की बात है, जो 81 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अनाज दिला देती है। अगर इन योजनाओं को जोड़ना शुरू करें तो इसको वोटर में अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो इसको इस रूप में कर लीजिए कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके दायरे में 20 से 25 करोड़ वोटर आते हैं, बाकी की उम्र 18 वर्ष से कम की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वोटरों की तादाद आती है वो तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा की आ चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने जानकारी दी, जाहिर है घर परिवार में रहने वाले पति पत्नी दोनों प्रभावित, तो उनका दायरा भी गिन लीजिए, वह भी उस लिहाज से समझिएगा तो 18 करोड़ लोग उसका भी लाभ उठा रहे हैं। किसान सम्मान निधि का हमने 11 करोड़ का जिक्र किया, मुद्रा योजना के जरिए 44 करोड़ लोगों का जिक्र किया जिनके पास पैसा आ चुका है। अगर इनको आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 90 करोड़ वोटर सरकार को वोट क्यों नहीं देगा? और अगर वो वोट दे रहा है और उसके बाद भी आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब इस रूप में खोज लीजिए कि इससे पहले किसान खुश कहां था, मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर कितना परेशान रहता था, मनरेगा के भीतर उसे काम नहीं मिल पाता था, महिलाएं घर से निकलती थी, काम नहीं, घर के भीतर रहे तो रसोई में अनाज भी कैसे जुटा पाए, इसको लेके वो परेशानी के सबब में रहती थी। और तो और इस देश के बैंक, इस देश के इंस्टीट्यूशन सभी तो पटरी पर आ गए। कल तक आप जिक्र किया करते थे कि बैंक एनपीए में डूब रहे हैं, अब तो आप जिक्र कीजिए कि बैंकों के पास डिविडेंड यानी मुनाफा जो है बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने जो माफ किया वो तो सबको किया, सब्सिडी दी तो सबको दी। सरकार तो समाजवादी दृष्टिकोण से चल रही है। उसके जहन में यह सवाल कहां पर है कि किसको घर मिल रहा है, वो किस जाति किस धर्म का है। सरकार के जहन में यह कहां सवाल है जिसको गरीब कल्याण में अनाज मिल रहा है वो किस जाति धर्म का है। तो सरकार के जहन में कॉरपोरेट और रईसों को लेकर भी यह सवाल क्यों आए कि वो रईस और कॉरपोरेट है? वो तो इस देश के नागरिक हैं, उनको उनका हक दिया जाएगा, जो गरीब है उसको उसका हक दिया जाएगा। यह समाजवादी दृष्टिकोण एक दृष्टि से इस देश की इकोनॉमी ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था को भी एक ऐसे राजनीतिक जमीन पर तैयार करता है जिसमें सबके लिए बराबरी की परिस्थिति है। भूल जाइए उन परिस्थिति को जहां पर कुछ सवाल हुआ करते थे, क्योंकि कमोवेश हर विशेष तबके को लेकर और हर सामान्य तबके को लेकर सरकार ने योजनाओं की पोटली जिस लिहाज से खोली है वह आप उसके दायरे में नहीं आते हैं तो बताइए, तो लिख के दीजिए कि हम भी इस दायरे में आना चाहते हैं। चाहे रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे कोई गरीबी रेखा से नीचे हो, चाहे दिहाड़ी करने वाला हो, चाहे काम की खोज में निकला हुआ व्हाइट कॉलर हो, सबके लिए तो योजना है। किसी को एमएसएमई में भी लाभ मिल रहा है, कोई बैंक से लोन भी उठा सकता है। फिर यह सवाल क्यों है कि इस देश के भीतर में मौजूदा सरकार को लेकर कौन सवाल खड़ा करे? कोई सवाल ना खड़ा करे, क्योंकि योजनाओं की परिस्थिति को सुनिए। आपके पास पैसा है, मुद्रा योजना से पैसा दिए, फिर भी पैसा चाहिए तो हमने एक स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, उसका जो सीड फंड है वो हम आपको देंगे और ये 2020 में शुरू किया गया। उसके जरिए करोड़ों लोगों को लाभ हो गया। इस देश में जो अन्नदाता, जो आप संरक्षण अभियान है प्रधानमंत्री के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके दायरे में तकरीबन इस देश के 1.25 करोड़ लोग आ गए। जो निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऋण विकास योजना बनाई गई, सहकार मित्र योजना बनी, प्रधानमंत्री वंदना योजना बनी। और इतना ही नहीं, अगर उसको देखिएगा तो अलग अलग क्षेत्रों में, मान लीजिए आप मछली पालन से जुड़े हुए हैं तो मत्स्य संपदा योजना भी हमने बना डाली, सोलर चरखा मिशन भी हमने क्रिएट किया।
इस देश के भीतर में समर्थ योजना है, वह लोगों को समर्थ बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ती है। उसके दायरे में भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जो सरकार प्रज्ञा पहल है, उसके दायरे में इस देश के 50 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं। जो कुसुम योजना है, उसके दायरे में तकरीबन 70 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। जो इस देश के भीतर में नई रोशनी योजना है, उसके दायरे में कितने परिवार आ जाते हैं। और उसके बाद अगर आइएगा तो राष्ट्रीय पोषण मिशन भी तो हमने शुरू किया। सबको अनाज जो बांट रहे हैं, उसके अलावे पोषण योजना भी है, जो इससे पहले मिड डे मील के नाम से जानी जाती हो, भूल जाइए उसको। इसको देखिए, इस दौर में हर के लिए कुछ ना कुछ है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, यह भी तो इस देश के लोगों के लिए है, और उसकी तादाद में भी इस देश के हजारों हजार परिवार आते हैं। यहां तक कि अटल पेंशन के जरिए बुजुर्गों को राहत, वरिष्ठ नागरिकों को राहत, ये कौन देता था इस रूप में? इससे पहले कोई नहीं देता था, तो दिया जा रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस देश में उदय योजना, स्टार्टअप योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, यहां तक कि एसएजी यानी किशोरियों के लिए भी योजना है। कोई तबका, ध्यान दीजिए, बचेगा नहीं। और इस दायरे के भीतर में मिशन कर्मयोगी, जो कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, वह भी इसके दायरे में आती है। बचा क्या? यहां तक कि जो लेखक हैं, इस दौर में क्या लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, भूल जाइए उसको। जरा सोचना शुरू कीजिए कि युवा लेखकों के लिए युवा योजना तैयार सरकार ने ही तो की। और जो शहर शहर आप घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, ये इससे पहले किस सरकार के जहन में आया कि शहरों को स्मार्ट होना चाहिए, गांव को स्मार्ट होना चाहिए? योजनाएं हो तो इस रूप में मौजूद हो जो हर तबके को अपने साथ लेकर चलती चले, और सरकार उसके लिए योजना के तहत एक मद का पैसा निकाले और बरस दर बरस वो आगे बढ़ते चले। इस दौर में एक सवाल मत कीजिएगा कि अच्छा, एक और योजना आपने शुरू की थी लाल किले के प्राचीर से, जहां सांसदों को कहा था कि आप गांवों को गोद ले लीजिए। वो संसद आदर्श ग्राम योजना थी, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? सांसदों ने कितने गांवों को बेहतरीन क्रिएट किया है, क्या इसकी जानकारी नहीं है? यहां तक कि बनारस के भीतर प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया, वहां जाकर देखिए। और अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का घर। मौका मिले तो उनके गांव में जाकर देखिए। कल तक वहां पर अंधेरा था, पानी नहीं था, लोगों को मुश्किल हालात थे, अब वहां पर चकाचौंध है। बताने की ही तो जरूरत है, और क्या बताने और जताने की जरूरत है? और इसके बाद भी आपके भीतर कोई सवाल बचना चाहिए क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के मद्देनजर इस देश में सफलता और असफलता का पैमाना देखा जाता है। जब आप सफलता और असफलता के रूप में नारे लगाते हैं और उन नारों का असर लोगों के ऊपर होता है, और इस दौर में लगातार अगर सूचना प्रदान करने वाले मीडिया का योगदान, सरकार द्वारा दी जा रही लाभार्थी योजना जो है, उसको सुबह से लेकर रात तक जो चलाने की परिस्थितियां सामने आती है, उसमें आप अगले दिन मान ही नहीं सकते हैं कि आपको लाभ नहीं हुआ। आप कह ही नहीं सकते हैं कि आपके अच्छे दिन नहीं आए। यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि हर योजना के साथ अगर ये तमाम चीजें जुड़ी हुई है, तो सरकारी फाइलों के भीतर अगर इस देश की एक एक योजनाओं को आप रखते चले और उसके समानांतर वोटरों को रखते चलें, तो 90 करोड़ लोगों तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंच चुकी है। ऐलान हो गया है, पहुंची है नहीं पहुंची है, यह सवाल मत उठाइए। ऐलान हो गया, पहुंच चुकी है। इस बात का ऐलान तो बकायदा इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, फिर भी आपको शक है? सरकार की तरफ से जो पीआईबी है, उसके जरिए प्रेस रिलीज जारी होती है, वो जानकारी दे रहा है। सरकार के अपने तमाम मिनिस्ट्रीज की जानकारी आ रही है, और उनके प्रचार के जरिए जो इस देश का एक बड़ा हिस्सा प्रचार पर है, जिसके पोस्टर अलग अलग जगहों पर चस्पा किए जाते हैं, इनकी जितनी बड़ी तादाद इस देश में सड़कों पर नजर आती है, उसमें आपके जहन में कोई असफलता का भाव नहीं आना चाहिए, नकारात्मक स्थिति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव वे में चीजों को परखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी योजनाएं, वो डिजिटल भारत हो या ग्रामीण भारत के भीतर के डिजिटलीकरण की स्थिति हो, वो स्मार्ट सिटी की परिस्थिति हो या गांव ग्रामीण परिस्थितियों के बीच उसके स्मार्ट बनने की सोच हो, किसी भी स्तर पर एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, बैंक को लेकर, इस देश के इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल होना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब तो अपने आप में सरकार की योजनाएं बाखूबी बताती है। और अगर हम 5 किलो मुफ्त अनाज जो दिया देश में बांटा जा रहा है, अगर उसको एक क्षण के लिए माइनस कर देते हैं तो सीधे तौर पर सरकार की योजनाएं जो पहुंचती हैं वह तकरीबन 35 से 45 करोड़ के बीच रेंगती है। और उसमें जो अप्रोक्ष तौर पर जिनको लाभ हो रहा है उनकी संख्या तकरीबन 20 से 25 करोड़ के बीच पहुंचती है। और अगर इन सब को जोड़ दीजिएगा तो इस देश के भीतर में जो वोटर है वो 90 करोड़ पर आकर सुई टिक जाएगी। इसीलिए यह सवाल है कि 2014 में 83 करोड़ में से 17 करोड़ 16 लाख वोट बीजेपी को मिले। 2019 में 91 करोड़ वोटरों में से 22 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी को मिले। अब ये वोट बढ़कर तकरीबन 100 करोड़ हो जाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन मार्च के महीने में बताएगा। सेंसस इस दौर में नहीं हुआ है, आपको नहीं जानकारी है कितनी गरीबी है इस देश के भीतर में, राज्य भर कितनी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक स्थिति को टटोल लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश, हमारी टीम ने निकाला कि बिहार के भीतर तकरीबन 3.5 करोड़ वोटर सीधे सीधे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर इनकी तादाद तकरीबन 9 करोड़ है। महाराष्ट्र के भीतर इनकी तादाद तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख है। इन वोटरों के जरिए और इन लाभार्थियों के जरिए भी सरकार के हक में ये वोट ना डालें, यह संभव हो नहीं सकता है। तो फिर 2024 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, एक रिकॉर्ड बनने की परिस्थिति में बढ़ता हुआ देश, जिसमें पहली बार इस देश में मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पक्ष में इतने वोट पड़ेंगे कि आप गिनते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।